हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा टॉपिक जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसलिए अभी बोल दे रहा हूँ, वीडियो में आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और बिना स्किप किए हुए वीडियो को दिल से, दिमाग से अच्छे से पढ़ना है और अंत में आप इस टॉपिक को बताएंगे कि कितना हमें समझ में आ रहा है। दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ा है तो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ ना, 101% ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कभी भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट हमारा एक ही आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरा बने रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम संख्या। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले दोस्तों, पहले आप ये समझो, पहले आप इसका नाम से मतलब निकालो कि ये क्वांटम संख्या है क्या। तो मेरे भाई देखो, लिखा क्या है? क्वांटम संख्या, मतलब ये संख्या ही है। क्या है? संख्या ही है। अब हमें ये पता है संख्या तो है, बट ये संख्या हमें किसके बारे में बता रहा, किसके बारे में बताती है? ओके, चलो। तो दोस्तों, आप एक सिंपल सी बात जानते हो कि जो परमाणु होता है वो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। सिंपल सी बात जानते हो मेरे भाई, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। बिल्कुल आप जानते हो। और नाभिक के चारों ओर दोस्तों क्या होता है? वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार मार्ग, जिन्हें हम बोलते हैं कक्षा। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? 7। थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ये समझ लो, फिर आप इस चीज पे जाओ, ठीक है। तो कक्षाएं कितनी है? 7। आपको ये भी पता है दोस्तों, कक्षा के अंदर कौन होता है? उपकोष। कक्षा के अंदर होता है उपकोष, और इस उपकोष की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? तो S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। तो कक्षा के अंदर कौन? उपकोष। उपकोष कितने? 4। अब दोस्तों एक बात और, जो उपकोष होता है इसके अंदर भी कोई होता है जिसका नाम है कक्षक। क्या होता है भाई? कक्षक। तो ध्यान रखना, उपकोष के अंदर कौन होता है? कक्षक। और कक्षक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे S उपकोष में 1 कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D में होते हैं 5 और F में होते हैं 7। कक्षक कैसे होते हैं? तो कक्षक मेरे भाई ऐसे होते हैं। कक्षक ऐसे डब्बे के रूप में होते हैं। तो S कक्षक 1 है, P में 3, D में कितने? 5 और F में कितने? 7। तो ये आपका F का है और ये आपका D का है, ये आपका P का और ये रहा आपका S का। ओके, एक बात और समझो। एक बात ये है दोस्तों, कक्षक में कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो, अभी हम कहते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, लेकिन कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। S के अंदर कितना कक्षक? 1। और एक बात और विशेष याद रखो दोस्तों, एक कक्षक में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो S में 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन भराते कैसे हैं वो भी समझ लो। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं मेरे भाई इस टाइप से, एक होता है ऊपर की ओर और एक होता है नीचे की। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। अब P है तो P में कितने होंगे? 6, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से, ठीक है। अब D में भी ऐसा ही होता है, सेम सिस्टम, इस टाइप का ही है ना, बिल्कुल सेम सिस्टम रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो ये हमने समझा कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षा में है, किस कक्षा में है, किस उपकोष में है और किस कक्षक में, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया क्वांटम संख्या क्या है? एक संख्या है। तो मेरे भाई, क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति की, मतलब स्थिति का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना किस कक्षा में घूम रहा है, पहली में घूम रहा है, दूसरी में घूम रहा है, तीसरी में घूम रहा है, चौथी में, पांचवी में, छठवीं, किस में? स्थिति ऊर्जा, ठीक है। कक्षक का आकार, कि आपका जो कक्षक है वो किसका आकार का है? जैसे आपको पता है S का है, P का है, D का है या F का है, कक्षक है ना। इसके बाद चक्रण,
है ना, कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। अब ऊपर की ओर चक्रण है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और नीचे की ओर है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको विशेष तौर से। ठीक है, विशेष तौर से आपको याद रखना वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कक्षा, ठीक है, स्थिति, ऊर्जा, कक्षक का आकार, कक्षक का प्रकार कि कक्षक कौन से प्रकार का है ना, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, कहाँ की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो जानकारी हमें कौन देती है, क्वांटम संख्या। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं हमें क्या देंगी, इलेक्ट्रॉन से संबंधित जानकारी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, और कक्षक में कौन सा है तो कक्षक में किस प्रकार से है, उसका चक्रण क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, क्या है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित हमें सभी जानकारी कौन देगी, क्वांटम संख्या। अब आगे बताओ, क्वांटम संख्याएं मेरे भाई हमें 4 पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी पढ़नी है, 4 पढ़नी है। पहली हमारी क्वांटम संख्या है जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आपको बता देता हूं दोस्तों हल्का सा। मुख्य जो क्वांटम संख्या है हमें कक्षा के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देगी, केवल और केवल कक्षा के बारे में। ठीक है, दूसरी हमें कक्षा के बारे में बताएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। दूसरी हमारी दोस्तों क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम एल से व्यक्त करते हैं। और आपको विशेष तौर से याद रखना है, ये जो आपकी जो क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या आपको कोष के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कोष में उपस्थित जो उपकोष होते हैं, ये जो क्वांटम संख्या में उपकोष के बारे में बताती है कि हमारा उपकोष कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है, कौन सा है। ठीक है, उपकोष के बारे में बताएगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमें कक्षक के बारे में बताती है कि कौन सा कक्षक है, एस का कौन सा है, पी का है तो कौन सा है, डी का है तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। तो ये हमें कक्षक के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे पी का ही है तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला कौन सा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जो हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, ऊपर की ओर है, नीचे की ओर कैसा है। ओके, इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं। तो ये क्वांटम संख्या है दोस्तों, हम एक एक करके पूरा इनको एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं, जानते हैं, क्लियर करते हैं सभी को। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बढ़ो आगे। तो हमारी जो पहली क्वांटम संख्या है वो आपकी कौन सी क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, आप देखो, आपको पहले ही बता दिया था ये मुख्य क्वांटम संख्या है, आपको कक्षा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो यह क्वांटम संख्या परमाणु की कक्षा को और क्या बोलते हैं हम, कोष बोलते हैं। कक्षा या कोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और इस क्वांटम संख्या को हम किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, है ना। अब मेरे भाई जहां जो आपका एन है, इस एन की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है। ठीक है, अब एन की वैल्यू यदि 1 हुई, एन की वैल्यू 1 हुई तो आपकी जो कक्षा है वो भी आपकी कौन सी होगी, पहली कक्षा होगी। ठीक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी है, ये तीसरी है और चौथी। ठीक, एन का मान यदि 1 हुआ तो मान लेना कि आपको कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है। क्लियर है, चलो, है ना। और इस कक्षा का नाम क्या होगा, के होगा। इस कक्षा का नाम क्या होगा, के। पहली कक्षा का नाम क्या है, के। हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, तब इसमें हमने सीख लिया था ना मेरे भाई। ठीक है, आप आई होप कि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं देख रहे तो बिल्कुल आप गलती मत करें, आप कंटिन्यू वीडियो को देखें, है ना। आपकी वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिलती है, आप कंटिन्यू वीडियो को देखें और पढ़ाई ना जैसी होती है उसका बिल्कुल फुल मजा लें। ठीक है, तो n बराबर 1 तो पहली कक्षा और उसका नाम क्या होगा, के। n बराबर 2 होगा तो आपकी दूसरी कक्षा हो सकती है और आपकी उस कक्षा का नाम होगा क्या, l। क्या होगा, l। 3 होगा तो तीसरी कक्षा, है ना, उसका नाम क्या होगा, m। और 4 होगा आपका चौथी कक्षा, उसके बाद क्या उसका नाम n हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मेरे भाई याद रखना है इन चीजों को। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या हमारी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम संख्या।
दूसरी क्वांटम संख्या है जो है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्वांटम संख्या। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में मेरे भाई। ये जो है ना, ये आपकी जो क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये मेरे भाई ये जो क्वांटम संख्या आपको कक्षा या फिर कोष, कक्षा को हम क्या बोलते हैं, कोष। ठीक है, तो ये कक्षा या कोष में उपस्थित आपको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है, उपकोष, है ना। मतलब आपका जो उपकोष है वो एस है, पी है, डी है या फिर आपका एफ उपकोष है। कौन सा उपकोष है, उपकोष के बारे में हमें जानकारी देगी। क्लियर है, ठीक है, जानकारी देती है। क्लियर, आगे इसे ना हम एल से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका एल होता है, इस एल से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका एल है, इसका मान ना, मतलब इसने लिखा ना, जिसका मान एन पर निर्भर करता है, एन पर निर्भर करता है। सही बात है मेरे भाई। आप ये बताओ, आपके पास कक्षा नहीं होगी तो आपका उपकोष हो सकता है क्या? सॉरी, आपके पास ये एन नहीं होगा, एन किसको बताता है, कक्षा को, और आपके पास कक्षा नहीं होगी तो आपका एल होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब कक्षा नहीं होगी तो उपकोष नहीं होगा, और उपकोष नहीं होगा तो द्विगुणित क्वांटम संख्या नहीं होगी। समझ रहे ना? ठीक है, तो ध्यान रखना, एल जो का मान है वो एन पर निर्भर करता है, और जो होता है एल बराबर 0 से n-1 तक। ठीक है, जो आपका n पर निर्भर करेगा और जो आपका l का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से n-1 तक होगा। आपको इतना क्लियर रखना है। ठीक है, आइए इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, चलो अब आगे मेरे भाई, यदि आपका n का मान आपका 1 हुआ, n का मान आपका कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। आप ध्यान रखना, n का मान 0 नहीं हो सकता। जब 0 होगा तो कक्षा ही नहीं होगी, और कक्षा नहीं होगी तो मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, तो n का मान आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे भाई आपको n का मान हमने दिया आपको 1। अब यदि n का मान 1 है तो l का मान कितना होगा आपको ये बताना। ठीक है, आपको पता है l n पर निर्भर करता है, और जो l बराबर 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, और n का मान हमने आपको कितना दे के रखा है, 1 रखा है। ठीक है, कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है। ठीक है, तो आपको आगे समझना है, आपको आगे ये समझना है कि मेरे भाई देखो, n का मान 1 है तो l कहां से होता है, l 0 से कहां तक होता है, n-1 तक होता है। अब n का मान कितना है, 1, तो 0 से यहाँ 1 रखेंगे, 1-1, तो आपका 0 से 1-1 क्या होता है, 0, 0 से 0 मतलब आपका 0, 0 से 0 का मतलब क्या होता है, 0, मतलब आपका जो l है इसका मान भी केवल और केवल क्या होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये वैल्यू n का मान 1 इसमें रख के देखो मैंने इस टाइप से निकाली है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब मेरे भाई यदि L का मान आपको 0 मिल गया, L का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो आप ये समझ लेना कि आपको जो उपकोष मिलेगा उस उपकोष का नाम होगा S उपकोष। कौन सा उपकोष, S उपकोष। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई n का मान आपको मैं 2 दे के रख रहा हूँ। कितना दे के रख रहा हूँ, 2, है ना। और L हमारा कहां से कहां तक होता है, L हमारा होता है 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, अब n का मान हमने 2 बोल दिया, तो आपका जो L है वो आपका 0, अब n का मान कितना है, 2, तो 2-1, है ना। मतलब 0 से 2-1 कितना, 1, है ना। 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 और 1, 0 से 1 का मतलब 0 और 1। ठीक है, तो आपका जो L है वो आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको पता है 0 पे आपको कौन सा उपकोष प्राप्त होगा, S उपकोष, है ना। तो ये 0 है, यहाँ पर भी आपको S उपकोष प्राप्त होगा। अब 1 पे क्या प्राप्त होगा, तो मेरे भाई जो 1 है आपका 1 पे आपको प्राप्त होगा P उपकोष। ठीक है, तो ध्यान रखना 0 है तो 0 पे आपको कौन सा उपकोष प्राप्त होगा, S उपकोष, यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। और जो 1 है 1 पे आपको कौन सा प्राप्त होगा, P उपकोष। क्लियर है? P उपकोष। आगे बढ़ो, है ना। अब यदि मैं n का मान आपको 3 दे के रख रहा हूँ, कितना दे के रख रहा हूँ, 3, है ना। तो आप यहाँ पर n की जगह आप कितना रख दो, 3, 3-1 कितना आएगा आपका, 2। ठीक है, मतलब 0 से 2 आपको इसी से निकालना है। जो n का मान आप इसमें रखो और आप l का मान निकालो। ठीक है, तो n का मान हमारा कितना था, 3 रख दिया। ठीक है, 0 से 2, 0 से 2 मतलब 0, 1 और 2, 0 से 2 का मतलब 0 से 2 तक। ठीक है, तो 0, 1, 2, है ना। तो आपको जो L है आपको प्राप्त होगा 0, 1 और यहाँ से आपको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको पता है 0 पर S होता है और 1 पर आपको क्या होता है, P, है ना। अब 0 और 1 का तो हमें पहले से पता है ऊपर। अब यदि 2 आ गया तो आपको कौन सा उपकोष प्राप्त होगा, D। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 0 पर आपको कौन सा प्राप्त हो जाएगा, S, है ना।
और 1 पर आपको कौन सा प्राप्त हो जाएगा p, और आपका जो 2 होगा तो उसके लिए आपको कौन सा प्राप्त होगा, 2 के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा d ऑफ कोस। कौन सा ऑफ कोस, d ऑफ कोस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया d ऑफ कोस। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। मैं यहाँ आपको प्रदर्शित करने के लिए आपको ऊपर जो सिखाया उसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, और ये आपको इसमें पता ही है 2 के लिए d, तो मतलब ये। ठीक है, चलो अब n का मान मेरे थोड़ा सा मेरे भाई ये टेढ़ी खीर है, आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालिए और इसके साथ समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आगे आपको धीरे धीरे चीजें हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, अभी अभी पढ़ना बाकी है, ऐसा मत समझो। ठीक है, चलो n बराबर 4, तो n बराबर यदि 4 है तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 4, तो 4 माइनस 1 3, मतलब 0 से 3, 0 से 3 0 1 2, और आपका क्या हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से आपको l के मान 0 1 2 और आपको 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है 0 पर s होता है, बता दिया, 1 पर क्या होता है p, है ना, 2 पर आपको क्या प्राप्त होता है d। अब आपका जो 3 है तो 3 से आपको कौन सा प्राप्त होगा, कौन सा, f ऑफ कोस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम f ऑफ कोस। समझ में आया ना। तो ये मेरे भाई इतना आपको करना है। ठीक है, अब आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको मोस्टली में आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको ये चीज याद रखनी है मेरे भाई कि यदि l का मान 0 है, l का मान 0 है तो आपको जो ऑफकोर्स प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ऑफकोर्स, तो वो ऑफकोर्स आपका होगा s। ठीक है, s पे क्या होगा, सॉरी 0 पे क्या होगा s, और यदि इसका आपको एक मान प्राप्त होना है तो आपको क्या प्राप्त होना है p। ठीक है, l का मान यदि 2 है तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा d। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे बताया मैंने। ठीक है, और यदि आपको l का 3 मान प्राप्त हो रहा है तो आपको ऑफकोर्स प्राप्त होगा f। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको एक एक चीज समझाई है ना, है ना। ये याद रखना, 0 पे s, 1 पे p होता है, 2 पे d और 3 पे क्या होगा, आपको f प्राप्त होगा। तो आप ना इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लें, अपनी कॉपी में इसको जमाएं, इसके बाद इसको समझें, जमाएं, और ये आप नोट लगाकर एक चीज ये भी लिख लेना जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना l बराबर 0 है तो आपको कौन सा प्राप्त होगा, s, या s है तो l का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि आपका p ऑफ कोस है तो l का मान कितना होगा, 1, है ना, d ऑफ कोस है तो l का मान, सॉरी p के लिए 1, है ना, d है तो उसके लिए 2 और f है तो उसके लिए आपका 3। तो ये आप कंप्लीट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया है। अब हमारी अगली क्वांटम संख्या है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों ये हमारी तीसरी क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हमें ये तो पता ही है मेरे भाई कि जो कक्षा होती है उस कक्षा में क्या होता है, उपकोष होता है। क्या होता है, उपकोष होता है ना। और उपकोष में क्या होता है, कक्षक होता है। उपकोष में क्या होता है, कक्षक होता है, और कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज तो हमें पहले से ही पता है, आपको बार बार बता चुके हैं। ठीक है, कक्षा में क्या होता है, उपकोष, उपकोष में कक्षक, और कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आप ये बताओ मेरे भाई, आपको कक्षा यदि नहीं है, आपके पास यदि कक्षा नहीं है तो उपकोष, कक्षक या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपका जो मेन मुख्य कक्षा ही नहीं है तो उपकोष, कक्षक या इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे? क्योंकि उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन सब किसमें होते हैं, कक्षा में होते हैं। तो इन सब के लिए कक्षा होना जरूरी है। तो कक्षा होने के लिए, और कक्षा अगर है तो उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे, अब यदि मैं बोल दूं आपके पास उपकोष नहीं है, क्या नहीं है, उपकोष। यदि आपके पास उपकोष नहीं है तो आपके पास कक्षक होगा क्या? नहीं, क्योंकि उपकोष में ही तो कक्षक होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, यदि आपके पास उपकोष नहीं है तो कक्षक और इलेक्ट्रॉन दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये है तो इसके लिए इसका होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये है तो इसके लिए इसका होना जरूरी है, और यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए इसका होना जरूरी है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह उपकोष में जो है ना, उपकोष में क्या होता है, कक्षक, या उपकोष में उपस्थित आपको कक्षक की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, कक्षक की जानकारी देती है। ठीक है, अब इस क्वांटम संख्या को हम m से व्यक्त करेंगे। किससे, m से व्यक्त करेंगे, और जो l पर निर्भर करेगा। ठीक है, m किसको बताता है, उपकोष को। किसको सॉरी, कक्षक को। और कक्षक किसके ऊपर निर्भर करता है, उपकोष के ऊपर। उपकोष को हम किससे, उपकोष को जो बताती है संख्या उसका नाम क्या है, l, है ना। तो आपका जो m है वो l पर निर्भर करेगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो m बराबर -l
सिक एल पर निर्भर करता है और जो होता है माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक है। और जो आपका एम का मान है वो माइनस एल से प्लस एल तक होगा। इस चीज को हमें याद रखना है, मतलब एम का मान एल से निकलेगा। अगर एल है तो एम का मान निकलेगा और एल नहीं है तो एम का मान बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे, ठीक है। अब मेरे भाई एल बराबर कितना है, 0 है। एल का मान दिया है हमने, इधर हम एल का मान निकालेंगे और एल का मान यदि हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। एल बराबर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्या लिख दिया, 0। तो आपको एम का मान कितना प्राप्त होगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो अब एल बराबर 0 है और एम क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एम बराबर माइनस एल से प्लस एल, ठीक है। अब एल बराबर हमने कितना रखा, 0। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ 0 और से आपका प्लस और यहाँ भी क्या, 0। 0 से 0, अब 0 से 0 मतलब क्या, 0। 0 से 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो m का मान भी आपको क्या प्राप्त होगा, 0 होगा, ठीक है। अब m का मान आपको 0 प्राप्त होगा और एक मान प्राप्त हो रहा है। m का मान 0 प्राप्त हो रहा है और एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो m की संख्या मतलब जो m के मान है उनकी संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि 0 अकेला मान प्राप्त हुआ मतलब 1 है। समझ गए, संख्या में 1 है, ये संख्या में 1, ठीक है। m का मान 0, संख्या में 1। अब आपको कक्षक कौन सा प्राप्त होगा, यदि आपका m का मान यदि आपका 0 है, m का मान आपका यदि 0 है तो आपका कक्षक कौन सा होगा, तो वो आपका कक्षक होगा s कक्षक। क्या होगा, s कक्षक। मतलब वो आपको पता है ना, s के पास एक ही कक्षक होता है, मैंने आपको बता दिया। s जो होता है उसके पास एक ही कक्षक होता है, p के पास 3 कक्षक होते हैं, d के पास 5 और f के पास 7, है ना। तो आपका m का मान यदि 0 हो रहा है तो जो s कक्षक, s उपकोष होगा उसका कक्षक का नाम भी s कक्षक होता है ना। जो आपका उपकोष कितने होते हैं, 4, s p d f। तो आपका जो s उपकोष है इसके जो कक्षक है उसका नाम क्या है, s कक्षक। तो आपको s कक्षक प्राप्त हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब l बराबर यदि 1 होता है, l बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, l की जगह 1, है ना। यहाँ पर भी हम कितना रखेंगे, 1, है ना। तो माइनस l से प्लस l, तो 1 है तो माइनस 1 से प्लस 1। अब माइनस 1 से आपको प्लस 1 तक जाना है, तो देखो माइनस 1 और माइनस 1 के बाद कौन आता है, 0 आता है ना, है ना। फिर आपका आता है प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 तक आपको कितने मान प्राप्त हो रहा है, 3। माइनस 1, 0 और प्लस 1। तो आपको m के कितने मान प्राप्त हो जाएंगे, 3, माइनस 1, ठीक है, 0 और आपको प्लस 1 प्राप्त होगा, क्लियर है, ठीक है। तो m की संख्या क्या होगी, तो m की मेरे भाई संख्या आपको कितने मान प्राप्त हुए, 1 2 3। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी m की, 3। यहाँ पर एक ही था तो केवल 1, क्लियर। अब आपको कक्षक का कौन से प्राप्त होंगे, तो मेरे भाई आपको कक्षक होंगे प्राप्त, देखो p में आपके, देखो p आपका जो p उपकोष होता है आपका कुछ इस टाइप से बनता है। ये आपका पूरा p उपकोष में इसमें कितने कक्षक हैं, 1 2 3। अब तीनों कक्षकों के नाम क्या है, तो इसका नाम है px, इसका नाम है py और इसका नाम क्या है, pz। क्या है, pz। तो px py pz, ठीक है। तो आपको जो -1 होगा इस पर तो आपको प्राप्त हो जाएगा px, क्या प्राप्त हो जाएगा, px। और जो 0 होगा उस पर आपको प्राप्त हो जाएगा py और आपको जो 1 है उस प्लस 1 है उस पर आपको प्राप्त हो जाएगा pz, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अब यदि l बराबर मेरे भाई 2 है, कितना है, 2 है। यदि l बराबर आपको दे के रखा है 2 तो आपको m के कितने मान प्राप्त होंगे वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ रखो, तो आपका ये -2 से आपका कहां तक हो जाएगा, +2, क्योंकि ये होता है ना माइनस एल से प्लस एल। तो l का मान 2 है तो m का मान -2 से +2। अब -2 से +2 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब -2 से +2 तक जाओ, तो -2, इसके बाद -1, इसके बाद 0, इसके बाद +1, इसके बाद +2। 1 2 3 4 5 मान प्राप्त होंगे, कितने मान, 5, ठीक है। -2, एक -1, एक आपका 0, एक आपका +1 और आपका एक +2। संख्या इनकी कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपको कितने मान प्राप्त हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब कक्षक कौन से प्राप्त होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई आपका जो डी होता है, क्या होता है, डी, ठीक है। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक होते हैं आपके पास डी में, ठीक है। तो इनके नाम हम हमारे अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी कर दो। इसके अकॉर्डिंग अगर नाम देखें तो आपका होता है dxy, पहला होता है, पहले का नाम क्या है, dxy। दूसरे का नाम है आपका dy/z, ठीक है। और तीसरे का नाम है dxz। चौथे का नाम आपका है dy,
एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका पांचवा है इसका नाम है डी जेड स्क्वायर, ये इसके नाम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर वास्तव में अगर देखें तो ये इसके नाम है, ठीक है। तो आपको डी एक्स बाय, देखो आपको कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 5 प्राप्त हो रहा है, कितने, 5 5 हो रहे हैं ना, तो -2 -1 0 +1 और +2, ये इसके लिए, ठीक है। तो -2 कब, dx y के लिए, -1 कब, dy z के लिए, 0 कब, dx z के लिए, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको जब -2 प्राप्त होगा तो आपका dx y होगा, फिर आपका dy z होगा, फिर आपका dx z होगा, फिर आपका dx स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा, और फिर आपका dz स्क्वायर, इस टाइप से मेरे भाई इनके नाम होंगे। या फिर आपको इस टाइप से आपको नाम यदि पसंद नहीं आ रहा है तो आप d1 d2 d3 d4 d5 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हमारे अकॉर्डिंग के, तो हमारे पहचान के लिए है, आप इस टाइप से करो, ये आपकी बुक में दिया है और ये हमने बनाया है, ठीक है। तो आप d1 d2 d3 d4 d5 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक और, यदि l का मान कितना है मेरे भाई, 3 है, तो है ना, तो m का मान m का मान कितना होगा, -3 से +3, अब -3 से +3 तो -3 -2 -1 0 और +1, ठीक है, इसके बाद +2 और इसके बाद +3, तो ये कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मान हो गए, तो इस संख्या कितनी हो गई, 7, ठीक है। अब -3 पे क्या प्राप्त होगा, तो यदि आपको पता है f में कितने कक्षक होते हैं, 7, और हाँ नाम हम 1 2 3 करके दे रहे हैं, ठीक है। तो -3 पे आपको f1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और -2 पे f2, ठीक है, फिर f3, फिर f4, फिर f5, फिर f6 और फिर जाके आपको f7, ठीक है। तो इनके क्रम वाइज ही नाम प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना। अब ये मेरे भाई न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो लास्ट क्वांटम संख्या बची मेरे भाई उसको पढ़ लेते हैं। हमारी लास्ट क्वांटम संख्या जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो अब चक्रण क्वांटम संख्या, तो मेरे भाई आपको चक्रण पता होना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन का यदि आपको चक्रण पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चक्रण पे बात करता हूं मेरे भाई। आपको पता है उपकोष कितने हैं, s है ना, आपके उपकोष 4 हैं, जिसमें आपका s उपकोष होता है आपका ये इस टाइप का, एक ही कक्षक होता है s उपकोष के पास, और इसमें एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई वो इस टाइप से भरे होते हैं, एक ऊपर की ओर और एक होता है नीचे की ओर, है ना। अब यदि आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की ओर है। अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नीचे की ओर है मतलब इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। इसी प्रकार आपका पी में कितने कक्षक होते हैं मेरे भाई, 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 3। इलेक्ट्रॉन पी के पास कितने होते हैं, 6, एक में 2 तो 1 1 2 3, ठीक है। फिर इस टाइप से नीचे की ओर भराते हैं तो एक ऊपर की ओर होता है इलेक्ट्रॉन और एक नीचे की ओर होता है। ध्यान रखना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर। देखो प्रत्येक में आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये देखते हैं, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, ठीक है। चक्रण के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। और इस क्वांटम संख्या को हम किससे व्यक्त करेंगे, एस से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनों का चक्कर ऊपर इस टाइप से है, इधर की ओर है ना, ये वाला इस टाइप का ऊपर की ओर इस टाइप का है ना, तो आपका जो एस है, इस एस का मान होगा +1 1/2। एस का मान क्या होगा, +1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की ओर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो इस टाइप से है, तो जो एस है, इस एस का मान होगा -1/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो चीज है आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज है ना, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपके जो कंपटीशन एग्जाम दोगे उन चीजों में, और आपके जो 12th एग्जाम या 11th एग्जाम होगा उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम आने वाली है, क्योंकि एक एक क्वांटम संख्या करके वो पूछता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई चारों क्वांटम संख्या बड़े मस्त तरीके से एक एक चीज के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिल से लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।